नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पिछले हमारे एक टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि ट्रेडिशनल फूड्स और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। उसी क्लास के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में, ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस के संबंध में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेक्चर्स बन चुके हैं उसके। ये इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में कम और उनके इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। पिछली 2 क्लासेस जो इस टॉपिक पर डाली गई हैं, उसमें हमने ट्रेडिशनल फूड्स के बारे में ज़्यादा चर्चा की थी। चालू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड्स एंड इम्पोर्टेंस को हमको थोड़ा सा विविध आयामों के साथ समझने का प्रयास करना है। उसको इसलिए समझना है, देखो भारत का जो विविधता है या जो भारत का डाइवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा रिच है। और यहाँ पे मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस डाइवर्सिटी को फोकस करना चाहता हूँ फूड के एस्पेक्ट में, ठीक है। इस बात को जब हमने ट्रेडिशनल फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि रीजनल फूड्स भारत में कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है। हमने हर राज्य की फूड के बारे में चर्चा की है कि इस राज्य में ये खाद्य पदार्थ है, इस राज्य में ये भोजन है, इस प्रकार यहाँ इस राज्य में इस प्रकार का होता है। जैसे उदाहरण के लिए कि आप कोस्टल स्टेट्स में जाएंगे, है ना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, यहाँ जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको सी फूड का क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और सदर्न स्टेट्स में जाएंगे आप, तो वहाँ चावल का इंपॉर्टेंस ज्यादा देखने को मिलता है। वो चावल आपको सामान्यतः इडली के रूप में मिल रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही आप नॉर्दर्न स्टेट्स में जाएंगे तो अलग वहाँ का भोजन हो जाएगा। तो चूंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। और वो इम्पोर्टेंस सिर्फ न्यूट्रिशन पे लेवल पे नहीं है, मतलब कि तुमको पोषण मिल गया और वो उसका इम्पोर्टेंस है, सिर्फ उतने तक नहीं टिक जाता है। तो उसके बहुत सारे क्या है, अलग अलग आयाम भी है इम्पोर्टेंस के, जिनको यदि मैं समानता कहना चाहूँ कि वो एक कल्चरल इंपॉर्टेंस रखते होंगे, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस रखते होंगे, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते होंगे, ठीक है। और आज की तारीख में जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी रखते हैं। जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होने का मतलब होता है कि यदि ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भारत में आकर के यहाँ पे एक ठेले में खड़े होकर के फुल्की एंजॉय कर रहा है ना, ये हुआ था एग्जैक्टली। तो यदि फुल्की एंजॉय करे, इसका मतलब कि हमारा जो फूड है वो वहां पर क्या रख रहा है, एक कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। इस ये जो फूड है, ये जियो पॉलिटिक्स के माध्यम से हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ द सॉफ्ट पावर, है ना। किसके फॉर्म में, सॉफ्ट पावर के फॉर्म में हमारे लिए इंपॉर्टेंस प्ले कर सकता है। इसी के बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करना है। इस इंपॉर्टेंस को, ट्रेडिशनल फूड के इंपॉर्टेंस को जैसे एक हम डिवाइड कर सकते हैं कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के आधार पे इंपॉर्टेंस, कि इट रिप्रेजेंट्स द हेरिटेज एंड आइडेंटिटी ऑफ अ कम्युनिटी। जैसे कोई बिहारी व्यक्ति है, तो बिहारी व्यक्ति के बारे में आपको पहले से पता होगा कि यार तुम्हारे यहाँ लिट्टी चोखा ठेकुआ बहुत ही चलता होगा। ये उसकी कम्युनिटी की क्या है, एक पहचान बन गई है, ठीक है। कोई आपको मद्रासी मिल जाता है, कोई आपको तेलुगु तमिल कहीं का भी मिल जाता है ना, आप उसके के दिमाग में तुरंत आता है कि ये तो क्या है, इडली सांभर वाला है। वो क्या है, वो फूड उसकी पहचान बन जाता है, ठीक है। वो फूड उसकी कम्युनिटी की, वो फूड उसकी पर्सनल पहचान बनता है, हेरिटेज के तौर पे उभर करके आता है, ठीक है। यदि हेरिटेज के रूप पे उभर करके नहीं आता, तो इसका इंपॉर्टेंस समझो कि जो रसगुल्ला होता है ना, मैं रसगुल्ला नहीं बोल रहा हूँ, रसगुल्ला बोल रहा हूँ, जो रसगुल्ला बंगाली और उड़िया लोग बोलते हैं। तो यदि उसका कल्चर और हेरिटेज के तौर पे इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो क्यों बंगाल और उड़ीसा लंबे समय तक टसल में रहते कि उसका जीआई टैग किसको मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात है ना, कि भाई जीआई टैग के लिए दोनों लड़ रहे थे, इतना ज्यादा क्या है रसगुल्ला का इंपॉर्टेंस था, ठीक है। दूसरा, कि इट प्रिजर्व्स द एंशिएंट कुकिंग मेथड्स एंड रेसिपीज, की जितनी पुरानी हमारी खाद्य पकाने की मेथड्स रही होंगी, इसके बारे में अलग लेक्चर बना करके अपलोड कर चुका हूँ। एंशिएंट टाइम के फूड्स और उनकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती थी, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अपलोडेड है वो। तो उनकी कुकिंग कैसे की जाती थी, उन सबको आज भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। हमारी माएँ उसी तरीके से खाना पका रही हैं आज भी, जैसा उनकी माँ ने उनको सिखाया था। उनकी माँ को, मतलब कि हमारी दादी या नानी वैसे ही खाना पका रही थी जैसा उनकी माँ ने उनको सिखाया था। दैट मीन्स कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज को कि पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़े बहुत परिवर्तन आएंगे ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी, लेकिन जो बेसिक वो है, क्रक्स है, वो नहीं बदलेगा, है ना। बेसिक क्रक्स क्या है, वैसा का वैसा बना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथन्स द फैमिली एंड सोशल बॉन्ड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड गैदरिंग्स। भाई आप भोज रखते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए एक परंपरा हमारे यहाँ चलती है आजकल, उसको कई लोग गलत भी कहते हैं और थोड़े बहुत गलत है भी, वो है मृत्यु भोज, ठीक है।
अब जो मृत्यु भोज है उसके कई सारे कारणों में से एक कारण ये देखो ना कि इसमें गैदरिंग हो रही है, लोग पूरे गांव समाज के लोग आते हैं और आपके दुख में शामिल होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की सैकड़ों प्रकार की गैदरिंग्स लगातार हो रही हैं, आपके घर में कोई कार्यक्रम हुआ, आप लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भोजन के लिए बुला लेते हैं, ठीक है। और उस भोजन में शोकेस करते हैं अपने फूड आइटम्स को, जो आपके लिए क्या है, कल्चरली इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में चल रहे हैं। दूसरा आ सकता है एस्पेक्ट, वो है न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, ऑब्वियसली कि यूजेस लोकली अवेलेबल फ्रेश एंड सीजनल इंग्रेडिएंट्स। आप हर क्षेत्र में जाएंगे तो उसका अपना एक लोकल फूड फूड होगा, प्रोडक्ट होगा, जो वहां पर मिलने वाले लोकल इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया गया होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कि मखाना है, मखाना कहाँ होता है, बिहार में, तो उससे बनने वाली डिशेस भी उधर ही मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो केले के चिप्स होते हैं वो बुरहानपुर में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि केला भी कहाँ होता है, बुरहानपुर में होता है। बात का मतलब समझ में आया कि जो वहां का लोकल इंग्रेडिएंट होगा उसी की मदद से क्या किया जाता है, फूड प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सीजनल होगा, लोकल होगा, फ्रेश होगा, है ना, ऐसा। दूसरा कि बैलेंस डाइट विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, भाई जितने नेचुरल सोर्सेस होते हैं उनसे हमको एक बैलेंस डाइट मिल जाती है। बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए समझने के लिए मैं इतना बता सकता हूं कि आपके भोजन में यदि रिकमेंडेड मात्रा मात्रा में, रिकमेंड कौन करेगा, तो कोई सरकार रिकमेंड करेगी, कोई संस्था रिकमेंड करेगी, है ना। तो आपके भोजन में यदि रिकमेंडेड मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स आदि आदि उपलब्ध हैं, और उतनी मात्रा में उपलब्ध हैं जितना रिकमेंड किया गया है, और रिकमेंड कितना किया जाता है, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो यदि ये सभी मात्रा में उपलब्ध है तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, एक संतुलित आहार है या बैलेंस्ड डाइट है, ठीक है। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड्स लाइक किमची, इडली, योगर्ट, है ना, प्रमोट गट हेल्थ। इस बारे में हमने पीछे चर्चा की हुई है पिछली क्लास में कि यदि आप फर्मेंटेड फूड्स लेते हैं, है ना, तो ये दरअसल आपके लिए प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और प्रीबायोटिक्स हेल्प इन योर गट हेल्थ, है ना, कि दे प्रमोट योर गट हेल्थ, एग्जैक्टली आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा का पूरा, उसको सुधारता है, ठीक है। तीसरा आ सकता है कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं भाई, जैसे सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द प्रोसेस्ड फूड्स। कि भाई आप समझो कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, है ना, इस पर्टिकुलर क्षेत्र को नाम ही दे लेते हैं अपन बुरहानपुर, है ना, कि बुरहानपुर में केले का उत्पादन होता है। तो सीधी सी बात है, क्या वहां का जो लोकल किसान होगा उसको फायदा नहीं होगा उस केले की वजह से कि केले से चिप्स बन रही, लेकिन चिप्स बनाने के लिए केला चाहिए, केला कौन देगा, किसान देगा। पूरी सप्लाई चेन को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, फ्रॉम बॉटम टू अप, है ना, कि हर व्यक्ति क्या करेगा, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट वहां पर प्राप्त कर रहा होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से। दूसरा कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अब इस प्रकार की चीजों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेस रिलायंस ऑन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल एडिटिव्स, कि जब आप लोकल अवेलेबिलिटी के आधार पे, है ना, और लोकल डिमांड के आधार पे फूड प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं तो उसमें आप कोई केमिकल नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपको लंबे समय तक खींचने की आवश्यकता नहीं ना, जहां आप प्रोड्यूस किए वहीं कुछ दिन में क्या हो जाएगा, वो बिक जाएगा, कंज्यूम कर लिया जाएगा। तो आपको उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स ये सब डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशनल फूड के अंतर्गत हम तीन उसमें डिवाइड किए। चौथा आ जाता है हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, कि जैसे लेस प्रोसेस्ड एंड कंटेन्स फ्यूअर हार्मफुल एडिटिव्स। फूड की जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी, इस बात को ध्यान में रखो, फूड की जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना ज्यादा उसमें एडिटिव्स मिलने वाले हैं, उतना ज्यादा उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलने वाले हैं। और जितने ज्यादा एडिटिव प्रिजर्वेटिव मिलेंगे उतना ज्यादा आपका हेल्थ पे निगेटिव इंपैक्ट निकल करके आएगा, ठीक है। दूसरा कि रिच इन फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स आदि आदि, है ना, भाई आप मिलेट्स का कंजम्पशन करते हैं तो कितना सारा उसमें आपको वो मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। आप पल्सेस का करते हैं, प्रोटीन मिल जाएगा। लीफी ग्रीन्स का करते हैं, फाइबर मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रकार के जो आप डिफरेंट वैरायटी के फूड ग्रेन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजनलिटी जो भी कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उसमें आपको ढेर सारे प्रकार के क्या मिल जाएंगे, हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीसरा आता है इसी में कि नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो टर्मरिक खाते हो, हल्दी हम हमारे खाने में डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना। अब हल्दी में क्या मिल जाएगा तुमको, करक्यूमिन मिल जाएगा। अब वो करक्यूमिन एग्जैक्टली क्या कर रहा है आपके लिए, है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम कर रहा है, एंटीबायोटिक के तौर पे काम कर रहा है।
तो वो प्रूवन हो चुका है कि एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। क्यों नहीं काम करता? तो कैसे भाई? जब तुमको बचपन में चोट लगती थी, तुम रोते रोते घर में आते थे, तो मम्मी सबसे पहला काम क्या करती थी, एक कटोरी में थोड़ा सा तेल गरम करती थी सरसों का, और उसमें लहसुन और हल्दी डाल देती थी। लहसुन नहीं तो कई बार सिर्फ हल्दी डाल दिया, और वो हल्दी क्या कर देती, हमारी चोट में लगा देती थी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो हल्दी से क्या होता है, घाव ठीक होता है। तब हमको ये नहीं पता था कि हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। ये तो हमको बाद में हमने टर्मिनोलॉजी बना ली। बाकी हल्दी का यूज घाव में लगा करके ठीक करने में, घाव में तो हम तो हजारों साल से यूज कर रहे हैं भाई। ठीक है, ऐसे ही जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, सब भाई आपको सर्दी खांसी हो जाती है, बुखार आती है, लोग बोलते हैं वो कर लो, लहसुन भूज के खा लो। क्यों खा लो भाई? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है, हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है। ठीक है, फिर आता है इसी में सोशल एंड इमोशनल कनेक्शन की ब्रिंग्स फैमिलीज टुगेदर ड्यूरिंग मील्स। कि जब भी आप खाना खा रहे मतलब आपको जैसे उदाहरण के लिए कई सारे बड़े परिवारों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने इंटरव्यू में कहा कि हम सब दिन भर अलग अलग काम करते हैं, सब बाहर रहते हैं, लेकिन हमारा रात में फिक्स है कि रात का भोजन हम साथ में मिल बैठकर करेंगे। अरे भाई, वो भोजन की जगह ये भी तो कह सकते हैं कि रात की अंताक्षरी हम साथ में मिल बैठ के खेलेंगे। नहीं, हम भोजन रात में मिल बैठ के करें। तो भोजन क्या है, एक बॉन्डिंग बढ़ाने का एक तरीका भी है, आपस में जुड़ने का एक तरीका है वो। ठीक है, सोशल कनेक्शंस बिठाने का, इमोशनल कनेक्शन बिठाने का, है ना, ये इंपॉर्टेंस है उसका। एक इंपॉर्टेंस इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, स्पेशल ओकेजन्स। तो कई सारे त्योहारों के दौरान, कई सारे है ना, स्पेशल रिचुअल्स के दौरान, ओकेजन्स के दौरान भी आप इनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इट इनकरेजेस माइंडफुल ईटिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ होम कुक्ड फूड। भाई क्यों कहा जाता है कि घर का खाना खाओ? क्योंकि घर का खाना खाने से, होम कुक्ड फूड खाने से क्या होता है, आपका मस्तिष्क संतुष्ट रहता है, और पोषण जो मिलेगा वो तो अलग ही है। तो आजकल क्या हो गया भाई, घर का खाना, आप हम लोग बाहर रहते हैं, घर का खाना बहुत लोग नहीं बनाते हैं, और वो बाहर खा रहे होते हैं सिस्टम में, होटल रेस्टोरेंट आदि आदि में खा रहे होते हैं, और उम्मीद होती है कि माँ के हाथ का खाना यहाँ बाहर मिल जाए। वो मिल नहीं सकता है, तो होटल वाले लिख देता है, क्या लिख देता है वो, एक टैग लाइन उसमें जोड़ देता है कि घर के माँ के हाथ के जैसा खाना, है ना, इस प्रकार की टैगलाइन लिख दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस चीज का एक इमोशनल कनेक्शन है ना, वो क्या है, हमारे लिए एक भावनात्मक जुड़ाव रखता है, और उससे हमको क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क स्वच्छंद रहता है उसकी वजह से। ठीक है, अब आता है कि कुछ हम यहाँ पे फूड इंग्रेडिएंट्स देखने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर फूड इंग्रेडिएंट का क्या महत्व है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया से सरसों का साग और मकई की रोटी, है ना। सरसों का साग और मकई की रोटी बड़ा आपने सुना होगा, प्राइमरली पंजाब में चलता है, लेकिन सिर्फ पंजाब में नहीं चलता है, लेकिन प्रमुखता कहाँ चलता है, पंजाब में। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में भी देखने को मिलता है, और ऑकेजनली तो देश के कई हिस्सों में मिल जाएगा। क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, उसमें नहीं जाने की आवश्यकता है, बट फिर भी मस्टर्ड ग्रीन मिलेगा, मतलब राई का जो वो होता है, पौधा होता है, खेत में लगा होता है सरसों का, उसके पत्ते तोड़ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा है ना, स्पिनच, मिर्च, फ्लोर हो गया, बटर, जिंजर, गार्लिक, ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, इंपॉर्टेंस ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? रिच इन आयरन। बोले आयरन किस में है? मस्टर्ड में है। आयरन किस में है? मस्टर्ड में है। बोले आयरन का काम क्या है? एनीमिया से बचा लेगा तुमको। कैसे? एनीमिया से। यदि यही एनीमिया तुमको हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि हमारे देश में 57% बालिकाएं, एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट है कि एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट में लिखा गया है कि हमारे देश की 57% बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया है। सोचो, 57% महिलाओं में हमारे देश में खून की कमी है, आयरन की कमी है। यदि सरसों की साग खाएंगे तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा विटामिन ए मिल जाता है, विटामिन के मिल जाता है। बोले विटामिन ए क्या करेगा? रतौंधी से बचा लेगा, ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया से बचा लेगा, नाइट ब्लाइंडनेस से बचा लेगा। इसके अलावा विटामिन के कोagulation बेहतर कर देगा आपका। ठीक है, this dish strengthens the immunity and its digestion. It is commonly consumed in a winter for warmth and energy. विंटर में इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि सरसों की जो खेती होती है, जो सरसों की फसल है वो रबी की फसल है, और रबी की फसल तो भाई विंटर में ही हो रही है। ठीक है, दूसरा आ जाता है इसमें दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा जो प्राइमरली राजस्थान का है, लेकिन मैं इसको राजस्थान से थोड़ा सा बाहर लेके जाऊंगा। ये मालवा का है। कहाँ का है? मालवा का। मालवा मध्य प्रदेश में भी है और मालवा राजस्थान में भी है। अभी मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, तो व्हीट फ्लोर रहता है, चना दाल रहती है, घी रहता है, जैगरी रहता है, और ड्राई फ्रूट्स रहता है। वापस से समझो कौन सा क्या तुमको दे सकता है ना,
इंपॉर्टेंस के तौर पे बात करें तो जो बाटी है जो कि व्हीट की बनी हुई है उसमें दो चीजें मिल जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा गेहूं से, और क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। गेहूं से कार्बोहाइड्रेट क्यों मिलेगा, इसका तरीका कैसे पता करें, तो जो गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हाई होता है। चूंकि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है तो इसलिए हमको मिल जाएगा। बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एक दूसरा आ जाता है इसमें प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा क्या मिलेगा, तुम क्या खा रहे हो, जैगरी खा रहे हो, गुड़, जो चूरमा बनाया जाता है उसमें गुड़ डालते हैं, और जो गुड़ होता है उसमें क्या होता है, आयरन होता है। जो गुड़ होता है उसमें क्या होता है, आयरन होता है। मेरे ख्याल से यहां भी बात क्लियर हो गई है ना। इसके अलावा प्रोवाइडिंग लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट मिल गया तो एनर्जी तो मिल गई ना, प्रोटीन मिल गया तो शरीर की ग्रोथ हो गई ना, आयरन मिल गया तो एक मिनरल के तौर पे जो भी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी उसको वो कंपनसेट कर देगा ना, ठीक है। इसके अलावा दाल इज अ गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन, कि भाई दाल बाटी चूरमा, दाल खा रहे हैं, दाल तो उसमें प्रोटीन रहेगा ही, वही चूरमा एड्स हेल्दी फैट्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां तक की बात। इसके बाद आता है रोगन जोश। रोगन जोश कश्मीर में मिलता है। इसके जो प्रमुख इंग्रेडिएंट होते हैं, ये दरअसल एक वो है, नॉन वेजिटेरियन डिश है। इसमें लैम्ब रहता है। लैम्ब क्या होता है, तो जो यंग सीप होता है ना, जो यंग सीप होता है या भेड़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लैम्ब कहते हैं, ठीक है। तो लैम्ब उसमें प्राइमरी क्या हो गया, इंग्रेडिएंट हो गया। इसके अलावा कुछ योगर्ट, सैफरन, फेनल, ये सब डाला जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है कि चूंकि मांस खाने से प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में मिलता है, वो बात यहाँ लिखी हुई है कि हाई प्रोटीन डिश विथ वार्मिंग स्पाइसेस, तो वार्मिंग स्पाइसेस आदि आदि वो अलग मैटर है, लेकिन मेरा पॉइंट पॉइंट किस पे है कि इस पे हाई प्रोटीन रहेगा, ठीक है। तो जो रोगन जोश है वो किससे बनता है, लैम्ब से बनता है। प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या है, लैम्ब है। लैम्ब क्या होता है, एक यंग सीप जो होती है, भेड़ जो होती है, उसको हम बोलते हैं। और इसमें हाई रिच कंटेंट ऑफ द प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें क्या डाला जाता है, सैफरन डाला जाता है, क्योंकि कश्मीर की जो प्राइमरी फसल के तौर पे हम देखते हैं जो वहां पाई जाती है, तो वहां पे एक मृदा पाई जाती है, वो मृदा का नाम होता है करेवा। कौन सी मृदा है वहां पर, करेवा मृदा पाई जाती है। तो करेवा मृदा बहुत ज्यादा अच्छी होती है किस चीज के लिए, तो अच्छी होती है हमारे इसके लिए, आपका सेफ्रन के उत्पादन के लिए, ठीक है। और वहां पे ये चीज देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात क्लियर होगी, है ना। ये दाल बाटी चूरमा आदि आदि हमने हिंदी में भी, जो अभ्यर्थी हिंदी में हमको सुन रहे हैं वो देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आता है साउथ इंडिया, है ना। साउथ इंडिया को बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है आपका इडली सांभर। प्राइमरली वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, है ना, आंध्र, तेलंगाना, यहाँ सभी राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट के तौर पे बात करें तो जो इडली है वो किससे बन रहा होता है, राइस से बनता है। और कैसा राइस होता है, तो फर्मेंटेड राइस होता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें और क्या यूज किया जा सकता है, तो उड़द दाल या ब्लैक ग्राम यूज किया जाता है ना। इसके अलावा इसी में बात करें तो टेमरिंड या इमली हो गया, है ना, ड्रम स्टिक हो गया, लेंटिल्स हो गया, करी लीव्स हो गया, ये सब कुछ, है ना, ये सब कुछ किसमें यूज किया जाता है, सांभर में यूज किया जाता है ना। ये सब कुछ किसमें यूज किया जाएगा, सांभर में यूज किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसी में आ जाता है ना, कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब जो इंग्रेडिएंट है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंस चेक करो ना आप। जैसे उदाहरण के लिए इडली जो कि चावल से बना है, उड़द दाल वगैरह से बना है, प्राइमरली चावल से बना है, और चावल कैसा, फर्मेंटेड चावल है। तो जब फर्मेंटेड चावल है तो फर्मेंटेड चावल आपके लिए प्रोबायोटिक का काम करेगा, है ना। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक क्या होता है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, और इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे बाद में जब ये स्पेसिफिक टॉपिक आएगा, है ना। तो प्रोबायोटिक के तौर पे काम करता है। जो प्रोबायोटिक क्या करेगा, आपके गट हेल्थ को सुधारेगा, है ना। गट हेल्थ सुधारने का मतलब क्या होता है कि आपके डाइजेशन को क्या कर देगा, वो बेहतर कर देगा, ठीक है। इसके अलावा सांभर इज हाई इन प्रोटीन्स। क्यों प्रोटीन इसमें हाई है, तो इसमें लेंटिल्स डला हुआ है ना। इसके अलावा इसी में ड्रम स्टिक डला हुआ है। ड्रम स्टिक और लेंटिल क्या करता है, और इसके अलावा इसमें दाल भी डाली जाती है कई बार। तो ये मेजर रोल प्ले कर रहा होता है किस चीज को, आपके प्रोटीन रिच कंटेंट को क्या है, बढ़ाने में, है ना। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट हो गए, बूस्टिंग इम्यूनिटी एंड हार्ट हेल्थ, तो ये भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगला आता है इसी में आपका, वो है हैदराबादी बिरयानी, या आज की तारीख में वो हैदराबाद चूंकि तेलंगाना में आ चुका है तो हैदराबादी बिरयानी उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। चालू करते हैं। तो अब इसमें जो हैदराबादी बिरयानी, उसका जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वो दो चीजें रहेंगी। एक बासमती राइस रहेगा और दूसरा जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वो क्या रहेगा, चिकन या मटन डाला रहेगा, ठीक है।
अब तुम ये देखो बासमती राइस से तुमको क्या मिलेगा और चिकन मटन से क्या मिलेगा, ठीक है, स्पष्ट एकदम क्लियर तौर पे यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और चिकन और मटन से क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, हाई एनर्जी, बोले कहां से, बासमती राइस से, हाई प्रोटीन रिच है ना, तो प्रोटीन कहां से मिल गया, चिकन और मटन से मिल गया। तो किसी भी डिश का, किसी भी फूड का यदि तुमको इंग्रेडिएंट पता है तो तुमको फिर ये पता होगा कि एग्जैक्टली उससे हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको कि इस पर्टिकुलर चीज का क्या इंग्रेडिएंट है। जैसे उदाहरण के लिए कि तेलंगाना और आंध्रा में एक डिश है रागी मुद्दे, है ना, क्या चलता है, रागी मुद्दे, पीछे क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो रागी मुद्दे एग्जैक्टली किससे बना है, तो उसमें जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट है वो रागी है, और रागी एक क्या है, मिलेट है, और मिलेट में क्या होगा, प्रोटीन होगा। मेरे ख्याल से प्रोसेस क्लियर हो गई कि यदि इंग्रेडिएंट पता है फूड का तो हमको उसका क्या पता हुआ है फिर पहले से, क्या उसके वो होंगे, केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे उसके, हमको पता है, ठीक है। इसके अलावा विथ अरोमेटिक स्पाइसेस, अरोमेटिक स्पाइसेस लाइक सेफ्रन हो गया, है ना, कार्डमम हो गया, आदि आदि, दैट इंप्रूव द मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन, तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है, डाइजेशन भी बेहतर हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसी में पुट्टू एंड कडाला करी। ये पुट्टू और कडाला करी केरल में बनती है, और इसका जो प्राइमरी वो है इंग्रेडिएंट है वो क्या है, राइस फ्लोर है। यहाँ पे हम होल राइस यूज नहीं करते हैं, राइस इन द फॉर्म ऑफ आटा या फ्लोर के फॉर्म में यूज करते हैं उसको। इसके अलावा कोकोनट चूंकि वहाँ लोकली पाया जाता है केरल में, तो वो हो गया, और कुछ क्या हो गए, ब्लैक चिकपी, करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स आदि आदि, है ना। अब क्या होगा इसमें वापस से समझो, एक रिच इन फाइबर रहेगा, है ना, दूसरा क्या रहेगा, रिच इन फाइबर क्योंकि कोकोनट डल रहा है, दूसरा प्रोटीन्स रहेगा, है ना, क्योंकि राइस फ्लोर डल रहा था, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा, है ना, और अन्य चीजें आ जाएंगी। तो वापस से कि पुट्टू का डाला करी हो गया, आपका हैदराबादी बिरयानी हो गया, इडली सांभर हो गया, सब के अपने कुछ क्या है स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स है, वो आपको पता होना चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स आप उसका न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया में चलते हैं, तो ईस्ट इंडिया में चलता है एक पखाला भाटा, है ना। जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं हर राज्य के, हर दिशा में दिशा वाले राज्य के, इस सब को हमने डिटेल से पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब पखाला भाटा की बात करें जो कि उड़ीसा का है, और ये पखाला भाटा कुछ नहीं है, राइस है, और लेकिन राइस कैसा है, फर्मेंटेड है। तो पीछे भी तुमने यही बात करी ना इडली को लेकर के, इडली में क्या देखा था भाई, ये किण्वित था, फर्मेंटेड था। तो चूंकि फर्मेंटेड है, किण्वित, तो किसके रूप में काम करेगा, प्रोबायोटिक के रूप में। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि फर्मेंटेड राइस है तो किसके रूप में काम कर देगा, प्रोबायोटिक के रूप में काम कर देगा। मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स डलती है, ठीक है। अब प्रोबायोटिक रिच डिश, जहां भी फर्मेंटेड फूड आ जाएगा वो प्रोबायोटिक के तौर पे काम करेगा, बेसिक चीज हो गई, ठीक है, ध्यान में रखना है। और वो प्रोबायोटिक क्या काम करेगा, आपके गट हेल्थ को सुधार देगा, ठीक है। इसके बाद एक इंग्रेडिएंट आता है, वो है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा जो लिट्टी रहती है एग्जैक्टली, वो लिट्टी व्हीट फ्लोर की बनती है, सत्तू की बनती है, सत्तू का आटा और गेहूं के आटे को मिला दिया जाता है ना। सत्तू के आटे और गेहूं के आटे को मिला करके क्या बनाया जाता है, व्हीट फ्लोर, सॉरी, आपका लिट्टी चोखा बनाया जाता है। अब सत्तू का आटा कैसे बनता है, तो सत्तू का आटा बनाने के लिए कुछ नहीं है, काले चने चाहिए, काले चने को पीस लो, है ना, रोस्टेड ग्राम फ्लोर लिखा भी हुआ है, काला चना, और उसमें कई बार जौ मिलाया जाता है, तो बार्ले एग्जैक्टली, है ना। तो रोस्टेड ग्राम फ्लोर और बार्ले को मिला करके आप सत्तू बना सकते हैं, और सत्तू और व्हीट फ्लोर को मिलाकर क्या बनाया जा सकता है, लिट्टी बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल से अब यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि इसका इंग्रेडिएंट क्या होगा, मतलब क्या ग्राम फ्लोर से क्या मिलने वाला है और व्हीट फ्लोर से क्या मिलने वाला है, उसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि लिट्टी से हमको कौन सा केमिकल कंस्टेंट मिलने वाला है। चोखा है वो सब्जी होती है ना, चोखा का मतलब क्या होता है, सब्जी होती है। सब्जी सामान्यतः किसकी, वो भाटे की होती है, आलू की होती है ना, टमाटर डला होता है। तो ये वापस से कि सत्तू इज अ पावर हाउस ऑफ द प्रोटीन्स। क्यों पावर हाउस ऑफ द प्रोटीन है, क्योंकि उसमें क्या डला हुआ, वो किससे बना हुआ है, बार्ले और ग्राम फ्लोर से बना हुआ है, तो प्रोटीन मिल गया, फाइबर मिल गया, है ना। इसके अलावा प्रमोटिंग गट हेल्थ एंड बूस्टिंग स्टेमिना, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी आपको कि लिट्टी चोखा एग्जैक्टली आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। इसी में आता है आपका माछेर झोल, वेस्ट बंगाल में पाया जाने वाला एक डिश है। इसमें आप प्राइमरी जो इंग्रेडिएंट हो क्या है, फिश है, इसके अलावा पोटैटोज और कुछ चंद चीजें रहती हैं। मेरे ख्याल से फिर से क्लियर हो गया होगा कि प्रोटीन रिच डिश है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो कि आपके हार्ट के हेल्थ के लिए क्या है, बेनिफिशियल रहेगा। प्रोटीन तो आपके बॉडी ग्रोथ के लिए हो ही, क्या
ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके हार्ट के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हेल्थ के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहता है, विच प्रमोट द हेल्थ, हार्ट हेल्थ एंड ब्रेन फंक्शन, वही हमने जो डिस्कस किया, ठीक है। तो ये माछे झोल हो गया आपका, है ना। इसके बाद आता है वेस्ट इंडिया को लेकर के। वेस्ट इंडिया में जो प्राइमरी चीज चलती है वो ढोकला है ना, गुजरात में एग्जैक्टली। अब इसमें ढोकला को लेकर के बात करें तो ये बेसन है, लेकिन कैसा बेसन है, तो फर्मेंटेड बेसन है ना। इसके अलावा चिक पी फ्लोर हो गया, मस्टर्ड सीड्स हो गए और ग्रीन चिलीज हो गए, है ना। इससे क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो अ लाइट एंड न्यूट्रिशियस स्नैक रिच इन प्रोटीन एंड प्रोबायोटिक्स। फर्मेंटेशन करवाए थे इसलिए प्रोबायोटिक हो गया, फर्मेंटेशन करवाए थे इसलिए प्रोबायोटिक हो गया, और आपका क्या हो गया, उसमें प्रोटीन पाया जाता है, और ये दोनों हमको मदद करते हैं किसमें, हमारे डाइजेशन में और गट हेल्थ सुधारने में। और सबसे अच्छी बात क्या है ढोकला की कि काफी हल्का भोजन है। हल्का भोजन होने का मतलब होता है बाय द वेट नहीं, उसका शरीर में जाने के बाद कितना इंपैक्ट आ रहा है उसको लेकर के, ठीक है। एक चीज आती है वो है पोहा। पोहा को लेकर के बात करें तो ये क्या होता है, फ्लैटेंड राइस होता है, मतलब हमने जो चावल था उसी को हमने कूट करके क्या है, मशीन के माध्यम से प्रोसेस करके हमने क्या बनाया हुआ है, पोहा बना लिया है ना। और उसमें क्या डाला जाता है, पीनट्स डाले जाते हैं, मूंगफली डाली जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है, अ क्विक एनर्जी फूड दैट इज लाइट ऑन द डाइजेशन। इसको पाचन करना आसान होता है और बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। हाई इन आयरन, प्रोवाइड्स गुड कार्बोहाइड्रेट्स। तो चूंकि चावल से ही निकल के आया और निकल के बना हुआ तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा जितना चावल खाने पर डायरेक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि चावल की प्रोसेसिंग कर दी ना दोस्त तुमने। चूंकि तुमने चावल की प्रोसेसिंग कर दी है तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी क्या हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है गोवन फिश करी, है ना। अब स्पष्ट है मेरे ख्याल से कि उसमें इंग्रेडिएंट क्या होगा, फिश करी है तो फिश तो रहेगा ही, क्योंकि गोवा में बन रहा है, गोवा कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में कोकोनट पाया जाता है तो कोकोनट मिल्क पाया जाएगा। इसके अलावा टैमरिंड, रेड चिली और मस्टर्ड सीड्स हो गए। क्या उसका वो रहेगा इंग्रेडिएंट, तो प्रोटीन रहेगा। क्यों रहेगा प्रोटीन, क्योंकि इसमें फिश है। फाइबर रहेगा, क्यों रहेगा फाइबर, क्योंकि इसमें कोकोनट है। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी स्पाइसेस भी इसमें डले होते हैं, जैसे कि आपका टर्मरिक हो गया, आदि आदि, है ना। और इस प्रकार से क्या किया सकता है, इसके इंग्रेडिएंट्स के माध्यम से उसकी इंपॉर्टेंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या था, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द फूड्स एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स था। यहां से इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद से ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक में मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।